अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम दीदी उत्तरा दीदी के साथ बात करेंगे एकादश भाव पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। इसी तरह आप आगे भी लिखते रहिए, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। दीदी, आपको प्रणाम और अभिनंदन। नमस्कार। दीदी, आज एकादश भाव के बारे में आप हमको क्या सिखाएंगे? हाँ, एकादश भाव जो है हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाव है कुंडली में। हाँ। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार हमारे जीवन के जो उद्देश्य कहे गए हैं वो नवम भाव से शुरू हो जाते हैं। नवम भाव धर्म है, दशम भाव अर्थ है, एकादश भाव काम है और द्वादश भाव मोक्ष है। अच्छा। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की जी। पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति। इसलिए मतलब किसी भी चीज की कोई भी इच्छा हमारी पूर्ति हो, इसके लिए हम्म। हमें कुंडली में एकादश भाव देखना पड़ता है। हम्म। इसको लाभ भाव या आय भाव और भी कुछ बोल सकते हैं। जितनी भी तरह की चीजें हमको प्राप्त होती हैं वो जो है हमें एकादश भाव से ही हम देखते जी। हैं। पश्चिमी देशों में या पूर्वी देशों में इस भाव को मित्र भाव भी कहते हैं। मित्रता का, ये पक्की दोस्ती वाला भाव है। मतलब हम्म। जो परमानेंट फ्रेंडशिप या ट्रू फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी हम इस भाव को देखते हैं। या जो लोग व्यक्ति को पसंद करते हैं, उससे सहानुभूति रखते हैं या उसकी मदद करने को तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। जातक के प्रशंसक हुए, चाटुकार हुए, सलाहकार हुए, सहायक हुए, शुभ चिंतक हुए, उसके पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, वो सारे हम 11th हाउस से देखते हैं कि भाई हमारे जो परिचित गण हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, वो किस प्रकार के होंगे। जातक जो भी कार्य करता है, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो विदेशी संगठन से जुड़ा हो, चाहे जुआ सट्टा हो, चाहे लेखन कार्य हो, उसकी सफलता या असफलता का स्तर जो है वो हम एकादश भाव से ही देखते हैं कि वो उसमें सफल रहेगा या नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में सफल रहेगा या नहीं, जुआ खेलेगा तो सफल रहेगा कि नहीं, या फिर व्यवसाय करेगा तो सफल रहेगा कि नहीं, और नौकरी में उसकी सफलता किस प्रकार रहेगी, या कोई चुनाव वगैरह वो लड़ता है उसमें उसको सफलता मिलेगी या नहीं। स्थायी मित्रता का ये तो हमने आपसे बता ही दिया कि ग्रह की जब दशा चलती है तो उस समय जो मित्र बनते हैं वो स्थायी रहते हैं और जीवन पर्यंत उसका साथ देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसको लाभ भाव कहते हैं। लाभ भाव मतलब जो भी काम हम करते हैं उसमें जो लाभ होता है उसका जो हिस्सा है वो एकादश भाव से देखा जाता है। इसमें संदर्भ में हम बता दें कि सेकंड हाउस से जो है हम अपनी मेहनत से जब कुछ अर्जित करते हैं तो हम लग्न भाव से देखते हैं, और वो जो धन होता है वो एक सेकंड हाउस से देखा जाता है, बचत जो होती है। इसके अलावा लेखन कार्य हुई, एजेंसी लेना हुआ, छोटी छोटी यात्राओं से जो कार्य करके जो हम कमाते हैं, या छोटे भाई बहन हमको जो देते हैं, वो सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से माता से जो भी हमें मिलता है, या शिक्षा द्वारा हमें जो कुछ मिलता है, या जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी के द्वारा या वाहन के द्वारा जो भी कमाई होती है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और जुए सट्टे, खेल कूद, संगीत, ड्रामा, डांस, इन सब से जो कमाई होती है, या शेयर मार्केट से जो होती है, वो सब हम पंचम भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम नौकरी देखते हैं कि सर्विस में व्यक्ति कितना कमा लेगा, नौकरी छठे भाव से। या कोई पालतू पशु पालकर भी जो कमाता है वो छठे भाव से देखा जाता है। या फिर किसी से उधार लेकर, उधार लेना भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय से या पार्टनरशिप द्वारा जो भी आय होती है वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से यदि हम देखें और लाभ, तो इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, वसीयत, पैतृक संपत्ति, ये सारी चीजें जो हैं आय अष्टम भाव से देखी जाती है। विदेशी संपर्कों द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा, अजनबियों द्वारा या पिता द्वारा जो आय होती है वो नवम भाव से देखते हैं। और किसी खोज करके भी वो भी नवम भाव में ही आता है, कोई खोज या रिसर्च। इसके अतिरिक्त अपना व्यवसाय जब व्यक्ति करता है
व्यापार करता है, और या फिर उसमें लाभ जो कमाता है वो दशम भाव से हम देखते हैं, लाभ भाव उसके साथ जुड़ता है। तो कुंडली में 12वां भाव जो है अंत में वो सब तरह के खर्चे बताता है ना। और खर्चे निकाल कर, मतलब जो आपकी आमदनी है उसमें से आपने 12वें भाव से खर्चे कर दिए, और जो बचता है आपका वही आपका लाभ होता है, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। मतलब हम अनेक स्रोतों से आय धनार्जन कर सकते हैं, खर्चे भी करते हैं, लेकिन जो बचता है हमारा वो भी हमारा लाभ, वही हमारा लाभ कहलाता है। इसके अलावा अत्यधिक संपन्नता, खुशहाली, और जो भी प्रयास हम करते हैं उसमें सफलता मिलना भी 11th हाउस से ही हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह से हम किसी से अलग हो रहे हैं या दूर रह रहे हैं तो पुनर्मिलन जो होता है उनका, वो इच्छा या पुनर्मिलन होना भी एकादश भाव से ही देखा जाता है कि किस तरह से हम किसी से मिल सकते हैं, चाहे वो मित्र हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे दोस्त हों, कोई भी हो सकते हैं, चाहे व्यापारिक साथी हों, लेकिन उनसे दोबारा मिलना इसी प्रकार से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाता है 11th हाउस से कि व्यक्ति अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में किस प्रकार का रहेगा, सफल रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। और जातक की जो समाज के प्रति अभिरुचि होती है, जागरूकता होती है, मदद करने की इच्छा रहती है, या सामाजिक कार्यों में सफलता जो रहती है, वो भी हम इसी 11th हाउस से ही देखते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे हमारे जो राइटर हुए हैं पुराने, उन्होंने एकादश भाव के बारे में खूब लिखा है। राम दयालु हैं, वराहमिहिर हैं, वैद्यनाथ दीक्षित हैं, इसके अतिरिक्त महादेव हैं, जातक तत्व में महादेव ने बहुत लिखा हुआ है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो जातक चंद्रिका में उन्होंने एक लिखी है लेखक ने, कि एकादश भाव जो है वो चर लग्न वालों के लिए बाधक भाव भी है। एकादश भाव चर लग्न जिनकी होती है, 1, 4, 7 और 10, ये चर राशियां, ये यदि लग्न पर रहती हैं तो उनके लिए एकादश भाव बाधक भाव है। बाधक का अर्थ यहाँ हर चीजों में बाधा पहुंचाना नहीं माना जाता, यहाँ केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए ही वो बाधक बाधा और यहाँ पर का काम हमारा करता है। एक और वीडियो भी है। हाँ, और बाधक पर हमने एक बहुत अच्छा हाँ, वीडियो हमने भी बनाया है। किया हुआ है बाधक भाव, हाँ। वीडियो बनाया है। तो इसलिए हमेशा हमें बाधक मानकर हर काम में बाधा पहुंचाने वाला ग्रह ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। और केवल जब स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल रहा होता है तो हम ये अनुमान लगाते हैं, कुंडली से हम देखते भी हैं कि पंचम भाव और एकादश भाव व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि वो बाधक होता है तो उसके स्वास्थ्य को सही होने में मदद नहीं करता। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बाधक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ पर नहीं लिया जाना चाहिए, ये मैं बार बार सबको बताती हूँ ताकि बहुत भ्रम की स्थिति नहीं बने। अभी भी बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो मेरा बाधक स्थान का स्वामी है, मेरे को उन्नति नहीं दे रहा। उसका उन्नति से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी चीज में बाधा नहीं पहुंचाएगा सिवाय आपके स्वास्थ्य के। अब हम थोड़ा सा संक्षेप में ये देख लेते हैं कि विभिन्न ग्रह जो हैं वो तो लाभ भाव में बैठे हैं, तो प्रत्येक ग्रह जो लाभ भाव में बैठा है वो हमें लाभ ही देगा। सूर्य है तो वो मनोकामना पूर्ति करेगी, सत्ता देगा, सफलता देगा, पद भी दे सकता है, उच्च पद और स्थायी पद भी देता है, मान सम्मान देता है सूर्य। और सुस्थापित हो तो सामाजिक क्षेत्र में भी सफलता देता है। इसके बाद आता है गुरु। ये हम पहले जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं इनको ले रहे हैं सीक्वेंस से। गुरु यदि एकादश भाव होता है तो उसके मित्र वगैरह भी बहुत धनी और समृद्ध होते हैं, और वो उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसकी मदद काफी, उसको आर्थिक दृष्टि से काफी सफलता मिल जाती है। हाँ, लेकिन यदि गुरु पापग्रस्त हो जाता है तो उसके जो मित्र होते हैं वो सहायता तो करना चाहते हैं उसकी, लेकिन कर नहीं पाते, उनमें योग्यता नहीं है। अब बुद्ध यदि वहां पर होता है एकादश भाव में तो व्यक्ति का परिचय पढ़े लिखे लोगों से, बुद्धिमान लोगों से, जो मतलब सूझबूझ वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से होता है। दो तरह का स्वभाव, दोनों तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति उसके मित्र बन सकते हैं। कोई बहुत चुप रहते हैं, कोई बहुत बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध मूक ग्रह भी है और वाचाल ग्रह भी है, दोनों उसकी विशेषता है। तो उस पर यह भी निर्भर करता है कि किन ग्रहों की दृष्टि
बुध पर आ रही है, कौन कौन ग्रह उसको देख रहे हैं, उनसे वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। जी। चंद्रमा यदि शुभ रहता है एकादश भाव में और शुभ दृष्टि से संपन्न होता है, तो जातक के महिला मित्रों की संख्या भी अधिक रहती है, क्योंकि वो स्त्री ग्रह माना गया है चंद्रमा, और महिलाओं में वो लोकप्रिय भी बहुत रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो चाहे वो पुरुष। पुरुष हो। हाँ, उसके स्थायी मित्र यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बदलते चल। स्वभाव को देता है, तो मित्र बदलते रहते हैं उसके, एक तरह से इस तरह से हम देखते हैं। स्थिर राशि यदि यहाँ पर हो तो फिर मित्र फिर भी स्थायी रह सकते हैं, वरना चर लग्न और चर राशि और द्विस्वभाव राशि में तो मित्र उसके बदलते ही रहते हैं। पापग्रस्त होता है तो लोग बहुत उससे मतलब के समय स्वार्थवश दोस्ती करते हैं और फिर उसको भूल त्याग जाते देते हैं। हैं। हाँ, और शनि यदि यहाँ पर हो और पापग्रस्त हो तो भी एक चीज और होती है कि व्यक्ति जो है, अब उसकी दोस्ती जो है अपने से बड़ी उम्र के लोगों से होती है, और ऐसे लोग यदि शनि पापग्रस्त है तो उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर धोखा देते हैं या उसके भेद खोल देते हैं, मतलब निकलने पर कन्नी काट लेते हैं, इस जी। तरह का जो आता है। और ये रुकावटों का भी ग्रह है, सीमाओं का भी ग्रह है। इसकी स्थिति जो शनि की एकादश भाव में बहुत अच्छी नहीं कही गई है, क्योंकि सफलता में वो देरी करवाता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज और है कि जो अगर अच्छे फल उसको देने हैं तो वो स्वयं ही देगा, अपनी दशा अंतरदशा में, किसी और ग्रह को नहीं देने देगा, ये भी उसका स्वभाव है। मंगल है यदि एकादश भाव में, तो वो जातक को खेल कूद से जुड़े हुए, सेना से जुड़े, पुलिस के लोगों से जुड़े हुए मित्रता देता है, और उनके लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो मेहनत भी करता है और सफलता प्राप्त करता है। लेकिन मंगल यदि पापग्रस्त हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो अपने मित्रों के प्रति वो एक्सट्रीम के लेवल तक बहुत ज्यादा पजेसिव जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी है, और इसके कारण वो बिल्कुल बेचैन रहता है और कभी कभी बदतमीजी भी कर लेता है, जिसके कारण उसके मित्र उससे दूर होने लगते हैं। ये चीज ध्यान रखना चाहिए। और यदि शनि या बुध जिसको पापग्रस्त करें मंगल को, तो लड़ाई झगड़ा या परेशानी भी हो सकती है, खुद परेशान, क्योंकि वो मित्रों के प्रति पागल रहता है। शुक्र यदि एकादश भाव में हो तो और सुस्थापित हो, सुदृष्ट भी हो, तो विपरीत लिंगी से व्यक्तियों से दोस्ती देता है, जो हमेशा उसकी मदद को तत्पर भी रहते हैं। बहुत अच्छा है यदि शुभ है शुक्र तो। और व्यक्ति जो होते हैं उसके मित्र, वो मानवीय गुणों से भी भरे रहते हैं और सामाजिक सक्रियता भी देते हैं, मतलब वो सोशल एक्टिविटीज में बहुत सक्रिय भी रहता है और हेल्प भी करता है और उसमें सफल रहता है। हाँ, यदि पापग्रस्त हो तो वही होता है कि मित्र स्वार्थी होते हैं, अपना उद्देश्य पूरा होने तक जातक का साथ देते हैं और वरना फिर छोड़ देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई 10वां भाव जो है, एकादश भाव से 10वां भाव जो है पिता के लिए, दशम भाव से ये सेकेंड हाउस आता है, तो अपने कार्य व्यवसाय से जो उसका लाभ होना होता है वो बताता है। पिता की छोटी छोटी यात्राएं बताता है, क्योंकि पिता नवम भाव से हम देखते हैं तो ये थर्ड हाउस हो जाता है, और उनके पत्राचार हुए, चिट्ठी पत्री हुई, प्रकाशन हुए, संपादन हुए, उससे लाभ बताता है। इसके अतिरिक्त ये भाव पिता के लिए तीसरा भी भाव है, चतुर्थ भाव से अष्टम भाव है, सॉरी, माता के लिए ये अष्टम भाव होता है, तो उनके लिए चिंता का कारण, उनके लिए दिक्कतों का कारण, और हमारे लिए कभी कभी पैतृक संपत्ति में रुकावट भी दे ला सकते। सकता है। एकादश भाव है ना, डिले करवा सकता है, रुकावट दे सकता है। एकादश भाव जो है पति या पत्नी के लिए पंचम भाव है, तो उनके जीवन साथी के या जो भी हैं उनके आमोद प्रमोद के साधन, उनके शौक, उनके जो भी रुचियां रहती हैं उन सब के बारे में बताता है, या उसकी संतान के बारे में भी बताता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि भाई छठे भाव से छठा है ये, है ना, तो छठा भाव जैसे हमारे मामाओं का होता है, मौसियों का होता है, तो उनके लिए वो कुछ कुछ तरह से छठे भाव से छठा भाव है ये, एक तरह से उनके रोग का भी कारक बनता है कभी कभी, और यदि उनके लाभ भाव से जुड़ता है तो उनके लिए फायदा भी पहुंचाता है मामाओं। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, छठा और 10वां 11वां भाव जुड़ता है तो। और पहली जो हमारी संतान रहती है उसके कंपिटिटर्स के बारे में एकादश भाव बताता है, सप्तम है,
उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि हमारे घर के जो विभिन्न हमारे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लिए ये एकादश भाव किस प्रकार के फल देता है। अब मैं आपको एक कुंडली जो है वो हम ले लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 11th हाउस में उनके काफी ग्रह हैं और उसके क्या क्या प्रभाव उन्होंने लिए हैं किस तरह से। ये कुंडली है हम्म। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ये एक महिला की कुंडली है। अब आप देख ले, मैंने ये कुंडली इसीलिए ली है क्योंकि इसके शनि, बुध, शुक्र, सूर्य और केतु, ये 5 ग्रह जो हैं वो एकादश भाव में है। हालांकि ये लग्न कुंडली से है और लग्न में इनके मंगल है, राहु को ये ग्रह और देखते हैं। जैसा कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति में सदैव बताते रहते हैं कि राहु केतु जिन भी ग्रहों के साथ बैठते हैं उनका फल देते हैं, या फिर जो ग्रह उनको देखता है उनका फल देते हैं। अब आप इनकी दशा अंतर्दशा वाइज अपन देखेंगे ना, और कस्प कुंडली से अगर अपन देखेंगे या सिग्निफिकेटर से हम देखेंगे तो हमें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा बहुत सी चीजें। हालांकि इनके 5 ग्रह जो है एकादश भाव में दिखते हैं, लेकिन उसमें से 3 ग्रह उनके 10th हाउस में आ गए कस्प कुंडली से। देखिए 10 डिग्री से कम है वो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये 10th हाउस में आ गए हैं, उनके 10th हाउस के रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब इनका अगर अपन बचपन से ही देखें तो शुक्र और सूर्य जो है ये 11th में रहे। तो जब शुक्र की इनकी महादशा लगी ना, 7th हाउस से जुड़ा हुआ है, 9th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो इनकी शादी जो है बिल्कुल शुक्र में शुक्र के अंतर में ही हो गई एग्जैक्ट। मतलब 69 तक चला, 66 टू 69, में 69 में इनकी शादी हो गई थी। और उसके बाद इनकी पढ़ाई, क्योंकि नवम भाव से जुड़ रहा है, चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा के ही सब में है, तो करीब करीब पूरी शुक्र की महादशा में, हालांकि ग्रेजुएट थी ये पहले शादी के समय, पूरी शुक्र की महादशा में इन्होंने पढ़ाई करी है। अक्सर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यहाँ तक कि शुक्र बुध का जो अंतर आया जब इसमें इसमें इस समय इन्होंने मतलब और स्पेशल, जिसको हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में सीखा, उसके प्रति रुझान इनका जगह, जबकि ये बिल्कुल विश्वास नहीं करने वालों में से थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। उसके बाद जब सूर्य की महादशा आई तो इनके लिए और फायदेमंद ये रही कि एकादश भाव में है, किसी ने इनके हस्बैंड को बिजनेस ऑफर किया और उसमें पार्टनर इनको बनाया गया। तो ये करीब करीब 6-7 साल तक, जब तक ये सूर्य की महादशा रही, इन्होंने वो काम बहुत अच्छी तरह किया। अब देखिए सूर्य और शुक्र दोनों जुड़े हुए हैं, तो 7th हाउस से आपका पार्टनरशिप का भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही खत्म हुई तो इन्होंने खुद छोड़ के इन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया और फिर वो पार्टनरशिप एक तरह से नहीं रही। अभी देखिए आप, राहु की महादशा चल रही है। राहु हालांकि 4th में आ गया है कस्प कुंडली से, लेकिन ये तीनों ग्रह जो 11th हाउस से चूंकि जुड़े हुए हैं, बुध 10th में आ गया लेकिन वो 11th हाउस लॉर्ड भी है और उच्च का भी है। इसी प्रकार शनि भी जो है 10th में आ गया है, लेकिन वो सूर्य के नक्षत्र में है, तो वो 11th से जुड़ रहा है, मतलब वो कहीं छूट नहीं रहा। इसी प्रकार केतु भी जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, तीनों ग्रह सूर्य के नक्षत्र में, और राहु को देख रहे हैं। तो राहु की महादशा जब से इनकी चली, उसके बाद इनका जो है जो फील्ड था इसमें इनका बहुत अच्छा काम भी हुआ और इनकी ज्ञान भी बढ़ा, और बहुत उन्नति भी अच्छा। हुई। हाँ, उन्नति भी। उन्नति भी बहुत अच्छी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि और मनोकामना का स्वामी जो है चंद्रमा है, एकादश भाव का सब लॉर्ड अगर अपन देखें, और वो नवम भाव में है। तो पढ़ने के मामले में जो इनका इच्छा रही, तो वो अभी तक पढ़ाई कर लेती हैं और मतलब उकताती नहीं है कि भाई मैं पढ़ लूं, है ना। 65+ हैं, उससे ज्यादा, लेकिन अभी तक उनका शौक जो है वो पूरा हुआ नहीं है। अभी भी कुछ भी मिल जाता है पढ़ने के लिए वो सतर्क रहती हैं, और ईश्वर की इच्छा से उनकी सभी मनोकामनाएं जो भी उन्होंने चाहा वो सब पूरी हुई हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य भी अगर अपन कहें तो बहुतों से अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि वृश्चिक लग्न है, एकादश भाव उनका बाधक भाव नहीं है, चंद्रमा बाधक 9th हाउस का है। उस समय उनका स्वास्थ्य बीच में थोड़ा सा खराब हुआ चंद्रमा में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकादश भाव के जो ग्रह हैं आपकी लाइफ को काफी प्रभावित करते हैं, कम से कम लाभ तो देते ही हैं, नुकसान एटलीस्ट नहीं देते। हालांकि देखिए शुक्र है वो द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन वो अपने भाव से 12वां बैठा हुआ है, तो इसलिए उसने कोई नुकसान नहीं किया है, लाभ ही दिया है।
शादी होते ही उनकी लंबी यात्रा करवा दी। राजस्थान में बसी हुई कहाँ कलकत्ता में चली गई, वो शादी होते ही तुरंत, मतलब दूसरी जगह हो गया, लंबी यात्रा उसने करवा दी है। नया परिवेश, नवा स्थान। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रह को अगर अपन बारीकी से देखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि किसी भी भाव में बैठा हुआ ग्रह, अब वो 10th में आ गए हैं ग्रह, लेकिन वो 11th के सिग्निफिकेटर्स हैं ग्रह, वो सारे फल दे रहे हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम, नहीं ये भी काट, दीदी ने हमें उदाहरण से समझाया कि एकादश भाव हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। सभी भावों को समझने के लिए प्रश्न कुंडली केपी में कैसे करते हैं, उनको सीखने के लिए, और आपके लाइफ में कौन सा इवेंट कब हो सकता है, ये सारी चीजें सीखने के लिए हमारा केपी कोर्स जो इस शनिवार से शुरू होने वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल प्रणाम आइकन को दीदी। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।